नमस्कार दोस्तों। आप इमेजिन करिए, आज से 40 साल पहले एक देश भुखमरी और गरीबी में इतना ज़्यादा डूब चुका था कि उसके यहाँ पर 5 करोड़ 60 लाख लोग केवल भूख और गरीबी की वजह से मारे गए हों। और आज वो देश डिफेंस, इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग हर क्षेत्र में एक मजबूत पायदान पर पहुँच चुका है। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं चाइना के बारे में, जो 1970 और 80 के दशक में भुखमरी और गरीबी में इतना ज़्यादा डूब चुका था कि उसके यहाँ करोड़ों लोग इन्हीं दोनों वजहों से मारे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। The great Chinese chairman Mao Zedong once declared the death of 300 million of his own people would be a price worth paying. That's a brutal, callous way of thinking. Ultimately, his heartless political regime oversees. It works through power. He was convinced that politics had to be violent. Of a Hitler and Stalin. Wan Sui lived 10,000 years. In 1966, Mao Zedong had a problem. कहानी की शुरुआत 1 अक्टूबर 1949 से होती है। चीन के पहले कम्युनिस्ट राष्ट्रपति माओ जेडोंग ने जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, जैसे कि कारखाने, स्कूल, बैंक, वो सभी सरकार के कंट्रोल में ले लिए। माओ जेडोंग सरकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी को सरकार के कंट्रोल में लेने के पीछे 2 कारण माने जा सकते हैं। पहला कारण कि माओ जेडोंग ने जिस व्यक्ति, जिस सत्ता को हराया था, वो लोकतांत्रिक समर्थक थे और वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि लोकतांत्रिक समर्थक बिल्कुल भी किसी तरह से दोबारा से वापस आए, जिससे कि चीन में दोबारा से लोकतंत्र की वापसी हो सके। दूसरा कारण यह माना जा सकता है कि माओ जेडोंग, जो कि एक साम्यवादी कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे, और कम्युनिस्ट विचारधारा में कभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जितने भी देश कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं, उन देशों में कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। तो इन 2 तरह से लगभग माना जा सकता है कि माओ जेडोंग ने जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी वो सब सरकार के कंट्रोल में ले ली। 1958 में महान अक्टूबर क्रांति, जो कि रूसी क्रांति की 40वीं वर्षगांठ पर जितने भी कम्युनिस्ट देश के राष्ट्राध्यक्ष थे वो सब मॉस्को में एक जगह एकत्रित हुए। तो मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति ने संबोधित करते हुए यह कहा था कि हम आने वाले 15 सालों में अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। उनके इस विचार से चीन के राष्ट्रपति इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने चीन में आकर यह घोषणा की कि आने वाले 15 साल में हम ब्रिटेन को पीछे छोड़ देंगे। माओ जेडोंग ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ने की प्रक्रिया के तहत एक अभियान छेड़ा, जिसका नाम ग्रेट लीप फॉरवर्ड रखा। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान के तहत जितने भी किसान थे, उनमें से कुछ किसानों को छोड़कर अधिकतर किसानों को स्टील प्लांटों में ले जाया गया, और जो किसान खेत पर रह गए थे उनसे अधिक खेती करने और अन्न पैदा करने की डिमांड रखी गई। यदि वो ऐसा करने में असमर्थ होते तो उनके खाने के लिए भी अन्न नहीं छोड़ा जाता, और जितने भी मजदूर प्लांट में काम करते थे उनके लिए वहाँ पर बद से बदतर हालत हो चुकी थी। और जो फसल खेतों में खड़ी थी वो किसान ना होने की वजह से सड़ गई, और बची कुची कसर चीन के राष्ट्रपति माओ जेडोंग ने अपनी सनक से पूरी कर दी। उन्होंने जितनी भी गौरैया चिड़िया थी उनको मरवाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका मानना था जितनी भी गौरैया चिड़िया हैं वो फसल की पैदावार में रुकावट बन रही हैं, उनके द्वारा फसल का नुकसान किया जा रहा है। और जितनी भी गौरैया थीं, माओ जेडोंग ने उन सबको मरवा दिया। परिणाम यह निकला, जितने भी कीट पतंग और टिड्डे थे वो सभी फसल पर हावी हो गए, और इसके परिणाम स्वरूप चीन में भयंकर भुखमरी शुरू हो गई। इतिहासकारों का मानना है ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान के दौरान लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोग मारे गए। वहीं चीनी इतिहासकार यू जियांग के अनुसार 5 करोड़ 60 लाख लोग मारे गए थे। इस हिसाब से देखा जाए तो माओ जेडोंग ने अपने जीवन काल में चाइना के लिए कोई बेहतरी के विशेष काम नहीं किए। अंततः 1976 को माओ जेडोंग की मृत्यु हो गई और चीन के नए राष्ट्रपति डेंग ज़ियाओपिंग बने। डेंग ज़ियाओपिंग ने चीन के राष्ट्रपति बनते ही पुराने लगभग सारे नियमों को हटाना शुरू कर दिया, और उन्होंने अपने नए नियम पैदा किए। और लगभग ये माना जाता है कि आज के समय जो चीन यहाँ तक पहुँचा है, उनके पीछे उनके माओ के समय में जितनी भी कंपनी सरकार के कब्जे में आई थी, डेंग ज़ियाओपिंग ने वो सारी दोबारा से प्राइवेट कर दी और स्वतंत्र व्यापार की छूट दी। 1 जनवरी 1979 को अमेरिका टूर पर जाने वाले पहले चीनी राष्ट्रपति डेंग ज़ियाओपिंग बने। उन्होंने वहां जाकर जितने भी व्यापारिक संबंध थे वो बढ़ाए, और इस तरह से चीन सुपर पावर बनने की ओर चल पड़ा। जहां चाइना 1980 के दशक तक केवल छोटे इलेक्ट्रिक सामान का ही निर्माण किया करता था, लेकिन आज के समय चाइना ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर मेडिकल, मैन्युफैक्चरिंग हर सेक्टर में अपनी धाक जमाए हुए है। वर्ष 2018 और 19 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने चीन से
लगभग 70.32 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा। वहीं चीन ने भारत से केवल 16.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान खरीदा। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की बाजार पर चीन की कितनी बड़ी पकड़ बन चुकी है। जहां चाइना 1970 तक केवल 20 बिलियन फॉरेन ट्रेड करता था, वहीं 2000 आते आते चाइना 475 बिलियन फॉरेन ट्रेड करने लगा। इसी तरह चाइना दुनिया की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी बना। चाइना की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, लॉवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डाटा के अनुसार जहां सन 2000 तक अमेरिका के साथ विश्व के 80% देश व्यापार करते थे, आज वहीं 2018 में अमेरिका के साथ केवल 30% देश व्यापार साझा करते हैं। और वो सारे देश कहाँ चले गए? इसका सीधा आंसर है चाइना के साथ, क्योंकि आज चाइना 190 देशों में से 128 देशों के साथ ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है। यदि मैन्युफैक्चरिंग के नज़रिए से देखा जाए तो चीन आज के समय विश्व की 28% चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहा है, और जबकि अमेरिका 17 और भारत का नंबर केवल 3% है। इससे यह सीधा आंकड़ा लगाया जा सकता है कि आज चीन विश्व मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कितना आगे जा चुका है। यदि चाइना और भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना की जाए तो जहां चाइना 1990 में $317 प्रति व्यक्ति आय थी, वहीं भारत की $367 प्रति व्यक्ति आय थी। लेकिन यही आंकड़े बदलकर 2019 में जहां भारत की प्रति व्यक्ति आय $2100 हो चुकी है, वहीं चाइना की आय $10,216 हो चुकी है। इन सभी चीज़ों से देखा जा सकता है कि चाइना आज भारत से प्रति व्यक्ति आय में कितना आगे जा चुका है। इस तरह चाइना डेंग ज़ोपिंग की सूझबूझ और समझदार भरी रणनीति से यहाँ तक पहुँचा। आज चाइना दुनिया की लार्जेस्ट सेकंड इकोनॉमी है। वहीं डिफेंस के मामले में अमेरिका और रूस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पावर है, और आज लगभग हर क्षेत्र में चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है। तो इस चीज़ से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में दुनिया की सुपर पावर बनने में चाइना को शायद कोई नहीं रोक सकता। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।